जय हिंद साथियों, आप सबों का एक बार पुनः क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग नागरिकता टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इससे पहले के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है और आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यह जो सीरीज चल रहा है MCQ प्लस थ्योरी, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ MCQ करते हैं जिससे आप सबों को याद हो जाए। तो जैसे कि देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग नागरिकता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद नागरिकता का अर्थ क्या है, भारतीय नागरिक और विदेशियों के बीच अंतर क्या है, भारतीय नागरिक और विदेशी के प्राप्त अधिकार में अंतर क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद क्या है, नागरिकता का अर्जन क्या है, नागरिकता की समाप्ति, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, इसकी कमियों को भी देखेंगे और उसके बाद हम MCQ को कंप्लीट करेंगे। तो हमने आपको एक डायरेक्शन बता दिया है कि किस तरीके से आज का क्लास हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जब हमने संविधान की विशेषताओं के टॉपिक को कंप्लीट किया था तो उसमें इन बातों को हमने देखा कि भारत का संविधान तत्व और प्रकृति में अद्वितीय है, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 बताए थे। सबसे लंबा लिखित संविधान है दुनिया का, जिसमें 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे, अनुसूची मूल रूप से 8 थी और भाग 22 थे, जिसमें से अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ी है, अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ी है और भाग की संख्या भी बढ़ी है, जिसमें हम लोग वर्तमान में भाग देखते हैं तो 25 भाग हैं। तो हम लोग भाग का अध्ययन कर चुके हैं, अनुसूचियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे, भाग 1 भी कंप्लीट हो चुका है जो संगणराज्य क्षेत्र है, और भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे थोड़ा सा टच करते हुए चलेंगे और मूल रूप से ध्यान देंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पे, क्योंकि इससे पहले के जो प्रावधान थे वो तो है ही, लेकिन जो करंट बैच में रहता है 4-5 साल के घटनाक्रम के अनुसार जो रहता है वहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो नागरिकता तो टॉपिक है, नागरिकता काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी देश में 2 तरह के निवासी होते हैं, एक नागरिक होते हैं, एक विदेशी होते हैं। तो अब देखिए, नागरिक और विदेशी, तो किसी भी देश में जो निवासी होते हैं 2 प्रकार के, एक नागरिक और विदेशी। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो सबसे पहले इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो इन दोनों के बीच अगर अंतर को हम देखें तो नागरिक को सभी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वह जो विदेशी होता है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम नागरिकता का अर्थ देख लेते हैं। तो नागरिकता का अर्थ क्या है? उस देश का निवासी जो उस राज्य का पूर्ण रूपेण सदस्य हो, उस देश का निवासी जो उस राज्य का पूर्ण रूप से सदस्य हो, वही नागरिक कहलाता है। उसको सभी सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद जो अन्य अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, वो अधिकार प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति गरिमा से सम्मान के साथ वह जीवन यापन कर सकता है। तो वो नागरिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार को देखें तो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, वो राजनीतिक अधिकार हो गया। वही सामाजिक अधिकार देखें तो व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, रोजगार में अवसर पाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये तीनों अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिक को। तो यही हो गया नागरिकता का अर्थ। उसके बाद हम लोग देखें तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि विदेशियों के बीच अंतर, भारतीय नागरिक और विदेशियों के बीच अंतर। तो देखिए, भारतीय नागरिक और विदेशियों के बीच अंतर देख लिए हैं कि भारतीय नागरिक को जो है नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको प्राप्त नहीं होता है। तो उसके बाद इसके भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक के बीच अब हम लोग देख लेते हैं कि अधिकार में क्या अंतर होता है। जैसे भारतीय नागरिक को मूल अधिकार जो भाग 3 में है, हम लोग नेक्स्ट
क्लासेज में पढ़ेंगे तो मूल अधिकार में जो है कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य अधिकार जो है दोनों को भी प्राप्त है। तो याद रखिएगा। उसमें भी अब देखिए विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैसे कि विदेशी नागरिक, तो विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक शत्रु देश का नागरिक, एक जो है मित्र देश का नागरिक। मित्र देश का नागरिक क्या हो गया कि मित्र देश का नागरिक वैसे देश के नागरिक को कहते हैं जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, वो मित्र देश का नागरिक हो गया। और शत्रु देश का नागरिक जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है उसे शत्रु देश का नागरिक कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, संविधान में कहीं भी नागरिकता की परिभाषा नहीं है। याद रखिएगा, हमारे संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं है। हमारे संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। तो मित्र देश के नागरिक कौन हो गए? जो भारत के जिसके साथ जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, मित्रवत संबंध है, वो मित्र देश के नागरिक कहलाएंगे। और शत्रु हो गया जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा है, वो शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। क्लियर हो गया। तो हम लोग नागरिक, भारतीय नागरिक और विदेशियों के बीच अंतर देख लिए। तब भारतीय नागरिक और विदेशी जो नागरिक हैं उसके अधिकार में क्या क्या अंतर है तो ये देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिक को जो है कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, जो जैसे अनुच्छेद 15 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 15, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, यह जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, जबकि अन्य मौलिक अधिकार जो है दोनों को भी प्राप्त है। लेकिन यह जो अधिकार है, मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसी प्रकार जैसे कि राष्ट्रपति बनने का अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, यह सभी अधिकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सभी अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा। उसमें भी एक और शत्रु देश के नागरिक जो होते हैं उसे अनुच्छेद 22 का लाभ नहीं मिल पाता है। अनुच्छेद 22 में जो निरोध वाली बात है वो उसका अधिकार नहीं मिल पाता है। इन अंतरों को भी हमने देखा। उसके बाद थोड़ा लाइट, उसके बाद देखिए संवैधानिक प्रावधान काफी इंपॉर्टेंट है। तो संवैधानिक प्रावधान यहां से प्रश्न बनते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान को यदि हम देखें तो भारत के संविधान के भाग 2 में, किसमें? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। किस भाग में? भाग 2 में। और अगर आपसे पूछे तो किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। भारतीय के संविधान में भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। तो याद रखिएगा। और अब हम देख लेंगे कि किस अनुच्छेद में किन बातों का उल्लेख है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, ताकि आसानी से आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएं। तो अब देखिए, तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद अभी हमने बताया कि भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 है। तो अनुच्छेद 5 से 11, तो अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में क्या है। अगर 5 में देखें तो 5 में है नागरिकता, संविधान में के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिक, देखिए नहीं लिख रहे हैं, टाइम लगेगा। जैसे ही हम एमसीक्यू करेंगे तो वहां आपका सारी बातें क्लियर हो जाएगी, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। प्रारंभ होने पर, संविधान लागू होने पर नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में है। अब अनुच्छेद 6 में देखें तो अनुच्छेद 6 में क्या है?
पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान से प्रव्रजन, पाकिस्तान से प्रव्रजन, पाकिस्तान से प्रव्रजन, पाकिस्तान से आने वालों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? 6 के तहत। वही अनुच्छेद 7 में देखें तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है लेकिन वह पुनः अगर पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसको नागरिकता देने की बात की जाती है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7 में। पाकिस्तान से आने वाले को, आने वाले, देखिए दोनों में आने वाले हैं, पहला आया तो दूसरा क्या है कि यहां से गया पुनः चला आया तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 7। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भी एक डेट निर्धारित है, जैसे कि इसमें है 19 जुलाई 1948 कट ऑफ तिथि है, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948। और इसमें जो है कि पाकिस्तान चला जब जाता है तो इसके लिए कट ऑफ तिथि है 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 ये कट ऑफ तिथि है। यहां से सवाल लगभग उम्मीदता नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ना बेहतर समझा। तो पाकिस्तान से आने वालों के लिए 1 मार्च 1947 है, तो 19 जुलाई 1948 जो कट ऑफ रखा गया था उसके बाद नियम बना दिया गया था कि अगर भारत के नागरिक वहां से आते हैं तो पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण में जो है कुछ प्रावधान था, उस प्रावधान को अगर आप पूर्ण करते हैं, पूरा कर पाते हैं, तब वो भारत के नागरिक बनेंगे। तो याद रखिएगा, पहला संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, दूसरा संविधान लागू होने पर नागरिकता पहला, दूसरा पाकिस्तान से प्रव्रजन, पाकिस्तान से आने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, यहां से कोई पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से यहां आया तो उसको नागरिकता। 7 तक याद हो गया होगा। 8, अगर कोई व्यक्ति भारत का है अर्थात भारतीय मूल का है, वो किसी अन्य देश में रह रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो या अन्य कोई देश हो, तो लेकिन इसमें हमने तो सभी देशों को ले लिया, आस पड़ोस के देश को, लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आसपास के जो कंट्री हैं उसको छोड़कर अन्य देशों में रह रहा है तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। और भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा तो उसके नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 8 में, याद रखिएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8 में। अब अनुच्छेद 9 में क्या है? तो अनुच्छेद 9 में है अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है, किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में। अब अनुच्छेद 10 में देखें तो नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 10 में। वही अनुच्छेद 11 में देखें तो अनुच्छेद 11 में है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने पर प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान, जो संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन, पाकिस्तान से आने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से रिटर्न आने वालों को नागरिकता। 8 में मूल भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति जो है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 में। उसके बाद अनुच्छेद 10 में देखें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया, जिसके आधार पर भारत के संविधान में कहीं भी नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का उल्लेख नहीं है, सिर्फ नागरिकता के प्रारंभ होने का उल्लेख है जो संविधान लागू होने की तिथि से। लेकिन नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का उल्लेख जो है संसद ने कानून बनाया और यह पहला कानून बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955। इसी के आधार पर नागरिकता समाप्ति व अर्जन की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता का अर्जन, तो पहले ही बता दिए नागरिकता का अर्जन हो या समाप्ति या किस अधिनियम पर आधारित है, तो 1955 के नागरिकता अधिनियम, 1955 के नागरिकता अधिनियम पर। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। नागरिकता का अर्जन
जो है 1955 के नागरिकता अधिनियम पर। अब सवाल है नागरिकता का अर्जन कैसे होगा। तो नागरिकता का अर्जन भारत के संविधान में तो कहीं भी वर्णित है नहीं, हमने पहले ही बताया। तो यह अर्जन जो है 1955 के नागरिकता अधिनियम से होता है। इसमें 5 तरह का प्रावधान किया गया है। कितने तरह का प्रावधान किया गया है जी? कुल 5 तरह के प्रावधान किए गए हैं। और 5 तरह के प्रावधान जो किए गए हैं, तो 5 तरह के प्रावधान में यदि हम देखें तो पहला है जन्म से नागरिकता, जन्म से। दूसरा यदि हम देखें तो वंश कर्म से। और तीसरा यदि हम देखें तो पंजीयन के माध्यम से। अगर चौथा हम देखें तो प्राकृतिकरण के माध्यम से, प्राकृतिकरण या देशीयकरण के माध्यम से। और यदि हम पांचवा देखें तो किसी भी भू अर्जन क्षेत्र को, किसी क्षेत्र को अर्जन करने पर, भू अर्जन करने पर। तो अब हम जन्म से, कुल 1955 के अधिनियम में 5 प्रकार के नागरिकता का अर्जन है। जन्म से, वंशकर्म से, पंजीयन के आधार पर, प्राकृतिकरण या देशीयकरण के आधार पर, किसी भी भूमि को अर्जन करने पर। तो अब सवाल है जन्म से नागरिकता। तो जन्म से नागरिकता आप लोग जानते होंगे कि संविधान के लागू जब हुआ था तो उससे लेकर 87 तक जो है, इसमें देखिए डेट उतना कट ऑफ याद नहीं रखना है, याद रखने के लिए 2009 वाला 19 वाला रखिएगा। तो इसमें क्या है कि जन्म से यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 से बाद 1987 में फिर अधिनियम आता है, उससे पहले तक जन्म लेता है तो भारत का नागरिक। फिर उसी प्रकार 2003 का अधिनियम आ जाता है तो उसमें उससे पहले जन्म लेता है तो उससे पहले जो लागू होने से पहले जन्म लेता है वह भारत का नागरिक हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार अब वंश कर्म से नागरिकता। तो यहाँ क्या है, भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख है जन्म से। वही यदि हम वंश कर्म से देखें तो भारत में जन्म नहीं, वंश कर्म मतलब भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि कोई मूल व्यक्ति है, भारत के मूल का व्यक्ति है, वह कहीं रह रहा है, या जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय वह भारत के नागरिक होने योग्य था। तो वंश कर्म का अर्थ है कि यहाँ का व्यक्ति कहीं और जन्म लेता है। याद रखिएगा, भारत से बाहर जो जन्म लेता है व्यक्ति, उसके नागरिकता वंश कर्म पर। किस पर? वंश कर्म पर। किस पर? वंश कर्म पर। याद रखिएगा, जैसे कि शुरू में था, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म ले रहा है और जन्म लेता है तो माता पिता जो है, कोई माता पिता में कोई नागरिक है तो उसे क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो, पिता अगर नागरिक है तो वह पिता, माता पिता हो या पितामह हो, पितामह मतलब ग्रैंडफादर, नागरिक है तो वह उसको नागरिकता मिल जाएगा वंश कर्म के आधार पर। फिर प्रावधान किया गया कि माता पिता में से पिता अगर नागरिक है तो उससे मिल जाएगा। और उसमें फिर ये किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है, उसमें से क्या किया गया कि दोनों में से एक अगर है तब पर भी नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया। तो वंश कर्म के द्वारा याद रखिएगा भारत से बाहर जन्म लेने वालों के लिए है, जबकि जन्म से मतलब भारत में जन्म लेने वालों को। उसके बाद पंजीयन। पंजीयन के द्वारा वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो अवैध प्रवासी नहीं है। अवैध प्रवासी नहीं है तो अवैध प्रवासी शब्द का हमने यूज किया है। तब सवाल है कि अवैध प्रवासी होता क्या है। तो अवैध प्रवासी को देखें तो यदि कोई व्यक्ति विदेशी भारत में आता है पासपोर्ट लेकर और पासपोर्ट लेकर जब आता है तो वह भारत में रहता है, और रहने के बाद क्या होता है, यदि उसका पासपोर्ट का डेट एक्सपायर कर जाता है उसके बाद भी भारत में रहता है तो वह अवैध प्रवासी माना जाएगा। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति भारत आता है बिना वैध दस्तावेज के, और वह बिना वैध दस्तावेज के आता है और यहीं रहने लगता है तो वह भी अवैध प्रवासी माना जाएगा। याद रखिएगा, पंजीकरण के लिए अवैध प्रवासी मान्य नहीं है। उसके बाद पंजीकरण के लिए कौन, तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर में रह रहे हो वो हो गया। उसके बाद अगर भारतीय नागरिक किसी और से शादी कर ले रहा है तो वो हो जाएगा, जैसे कि युवराज सिंह ने
किया है शादी, तो अन्य क्रिकेटर भी जैसे शादी करते हैं तो पंजीयन के द्वारा नागरिकता का प्रावधान इसी प्रकार से है, लेकिन अवैध प्रवासी के लिए नहीं। भारत के नाबालिग बच्चों, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चों के लिए भी यही प्रावधान है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखें तो प्राकृतिकरण या देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। तो देखिए, प्राकृतिकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगा, उन्हीं देश के नागरिकों को मिलेगा जिन देश में भारत को भी प्राकृतिकरण या देशीयकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये पॉइंट याद रखिएगा, तो अन्य देश में भी उस देश में नहीं जिसमें यह नियम भारत के लिए नहीं है। उसके बाद इसमें यह भी नियम है कि अगर उनमें व्यक्ति को भारत की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी प्राकृतिकरण या देशीयकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। जिसमें वर्तमान कुछ दिन पहले तक इसमें 11 साल की बात थी, लेकिन उसे जो है 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया उसमें घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो प्राकृतिकरण देशीयकरण द्वारा नागरिकता याद रखिएगा। उसके बाद किसी भी भू अर्जन, कोई भी भूमि है, कोई भी विदेशी भूमि है, अगर उसको भारत अपने में मिला लेता है तो वहां के जितने भी नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समस्याएं नहीं आई होगी। पर नागरिकता का अर्जन किस प्रकार किया जाता है, 5 तरह से किया जाता है, तो 5 तरह से अर्जन की बात को हमने आपके सामने रखा। अब है नागरिकता की समाप्ति। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति किस तरह से होगी? देखिए, भारत के संविधान में जो है नागरिकता एक तरह से छीने जाने का प्रावधान है नहीं, लेकिन नागरिकता की समाप्ति जो है अलग अलग प्रावधान अलग अलग तरह से होती है। तो उसमें बता दें तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति खुद से नागरिकता का परित्याग कर देता है, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग करता है तो क्या होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। लेकिन युद्ध अगर किसी देश के साथ चल रहा है तो उस समय अगर ऐसी घोषणा करता है तो यह लागू नहीं होगा, याद रखिएगा, युद्ध के समय नहीं। दूसरा पॉइंट, नागरिकता से वंचित किए जाने पर। नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण कर लेता है पंजीकरण के माध्यम से तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो पहला परित्याग, दूसरा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद नागरिकता, दूसरा क्या है कि नागरिकता को छीना जाना। एक है नागरिकता को छीना जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह जो है क्या होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता छीन लिया माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो नागरिक परित्याग, कोई व्यक्ति त्याग कर दिया नागरिकता समाप्त। नागरिकता से वंचित किए जाने पर मतलब कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से गलत तथ्य को पेश करके नागरिकता ग्रहण करता है उसका पंजीकरण के माध्यम से अगर करता है तो रद्द कर दिया जाएगा। अगर सजा हो जाता है 2 साल के अंदर तो उसमें भी रद्द हो जाता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का सहयोग कर रहा है युद्ध में तो उसको भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यह सभी प्रावधान है नागरिकता से वंचित किए जाने का। और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाती है। तीन सभी पॉइंट को भी हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा था। तो इस अधिनियम में हम लोग देखें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसमें क्या है कि भारत के पड़ोसी देश, जिसमें से कौन कौन देश, एक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें 3 देशों का उल्लेख है, 1, 2 और 3 देशों का उल्लेख है। अगर इन 3 देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों में, जिसमें कौन कौन आ जाता है, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी, इन 6 समुदाय के लोग अगर भारत में आते हैं या भारत में प्रवेश कर चुके हैं और रह रहे हैं और वह तिथि है 31 दिसंबर 2014, 31 डेट याद रखना है, कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014।
इससे पहले यदि भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो वह भारत के नागरिक माने जाएंगे, वह अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। याद रखिएगा, 3 देश के लोग, और 3 देश के लोग और 6 समुदाय के। इन देशों में यह अल्पसंख्यक है, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 ये कट ऑफ डेट याद रखिएगा से पहले निवास कर रहे हैं तो वह अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। इनको नागरिकता देने का प्रावधान है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें जो प्राकृतिकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा जो नागरिकता का प्रावधान जो 11 वर्ष था उसको 11 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। कितना साल? 5 साल कर दिया गया है। किसके द्वारा? देशीयकरण द्वारा। किसके द्वारा? देशीयकरण के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखिएगा, यही प्रावधान पूछा जाएगा कि 3 देश के नागरिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 समुदाय के लोग को, कट ऑफ तिथि याद रखना है 31 दिसंबर 2014। तो अब देखिए, इसके संबंध में चिंताएं भी है, चुनौतियां भी है, आलोचना भी है। तो जैसे कि अब मान लीजिए इन देशों के नागरिक आ रहे हैं तो यह जो है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। जैसा कि हमने आपको संविधान के प्रस्तावना जब अध्ययन किए थे तो उसमें हमने बताया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और यह जो अधिनियम है धर्म के आधार पर है, जिसके कारण आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष के सिद्धांत पर खरा नहीं उतर रहा है, पश्चिमी देशों के द्वारा यह जो है आलोचना किया जाता है। साथ ही साथ असम समझौते का भी उल्लंघन माना जा रहा है। उसके बाद यह जो है, इसमें सिर्फ 3 देशों का उल्लेख है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो कई आलोचकों का कहना है कि सिर्फ 3 देश ही क्यों, अन्य देशों को भी शामिल करना चाहिए था, श्रीलंका को भी शामिल कर लेते। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का तो है लेकिन श्रीलंका का उल्लेख नहीं है। इस कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। और इस कारण भी आलोचना की जाती है कि इसमें सिर्फ हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ही क्यों, अन्य समुदाय भी तो है जिनका शोषण हो रहा है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम, उसका भी शोषण हो रहा है। तो तमिल हिंदू, उसका भी शोषण हो रहा है, तो आपने उसे क्यों नहीं शामिल किया? इसके कारण भी इसकी आलोचनाएं होती है। तो इस में हम लोग देख लिए कि 2019 में जो प्रावधान था 3 देश में 6 समुदाय के, और साथ ही साथ इसके लिए था कि इनर स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य, इस सब में जो है इसके प्रवेश को नहीं माना गया। तो कई सारे प्रावधान थे। तो इसके प्रावधान को हमने देखा, इसकी आलोचनाओं को भी देखा, प्रशासनिक दक्षता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सभी चुनौतियां भी है। तो अब हम लोग जो है देखेंगे एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि सारे पॉइंट भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखें, तो पहला है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो आपने अगर 10 मिनट का सुना होगा तो निश्चित रूप से आप इसे कर ले जाएंगे। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और भाग 2 में अनुच्छेद हमने क्या कहा था? अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 1 में किसका वर्णन है? तो भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र का, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का, भाग 3 में मौलिक अधिकार का। आप लोग केवल साथ बने रहिए, आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। 12 से 35 अनुच्छेद। और भाग 4 नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है, और इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेकर 51। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो जस्ट मैंने अभी देखा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 जो संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है। 12 से 35 भाग 3 जो कि संबंधित है किससे? मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। 36 से 51 भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 जो है किससे संबंधित है? डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व से। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमने ये संविधान की विशेषताओं में भी देखा, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में के संविधान में एकल नागरिकता का अर्थ है कि समस्त देश के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है, जिससे भ्रातृत्व की भावना का भी विकास होता है, अखंडता भी, राष्ट्र की अखंडता मजबूत होती है। तो जैसे संघीय देशों में, भारत एक संघीय देश भी है, तो
संघीय देशों में क्या है कि नागरिकता राज्य के लिए अलग और देश के लिए अलग है। जैसे अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता और राज्य के लिए अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में बिहार के लिए ये नहीं है कि बिहार की नागरिकता अलग है, देश के लिए अलग है। यहाँ पर समस्त देश के लिए एक ही नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। वही दोहरी नागरिकता की बात हम लोग करें तो यह है स्विट्जरलैंड में, और कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जस्ट मैंने बताया अभी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। और क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, संसदीय सरकार लिया गया है। परमाधिकार लेख कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? सर्वाधिक मतों पर चुनाव जीतने का, सर्वाधिक मतों पर चुनाव जीतना। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली तो हमने देख लिया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। कनाडा से हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार या कनाडा के संविधान से। केंद्र का मजबूत होना कनाडा के संविधान से। शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से। साथ ही साथ आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष जो है समान संरक्षण, कहां से? अमेरिका से। साथ ही साथ उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह सभी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो मैंने पहले ही बताया कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जो जैसे कि अनुच्छेद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को का भी निर्माण किया है। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान चला गया कोई व्यक्ति और फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत। 9 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर देता है तो वो किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाती है। 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता संबंधी कानून का निर्माण कर सकती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो मैंने बताया कुल 5 तरीके से, जिसमें बताया था एक जन्म से, दूसरा वंश कर्म से, तीसरा मैंने बताया आपको पंजीयन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, चौथा मैंने आपको बताया देशीयकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से, और पांचवा किसी अन्य भू अर्जन के माध्यम से। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? 3 तरीका से। पहला मैंने बताया कि अगर परित्याग करता है तब, एक बताया छीन लेने पर, मैंने एक बताया वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर। और यह सब किन किन कारणों से होता है, तो यदि आपने शुरू का 10 मिनट का नहीं देखा है तो उन 10 मिनट के लेक्चर को देख लें, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न,
नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका वंशानुक्रम द्वारा है। इसका क्या अर्थ है? देखिए बताए थे जन्म से, बताए थे आपको। तो जन्म से देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिस प्रश्न है। जन्म से मतलब बताए थे जो भारत में जन्म लिया है वह जगह जन्म से। वंश कर्म में मैंने क्या बताया था आपको कि वंश कर्म का मतलब कि जो व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लिया है उसके लिए वंश कर्म से। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने शुरू का, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा थ्योरी कर लिया कीजिए। ऑब्जेक्टिव कई जगह कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर धड़ल्ले से, तो आप धड़ल्ले से करते रहिए, रिजल्ट से गच्चा खाते रहिए। तो इसके लिए जरूरी है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लें, जिससे हम लोग मेरिट तक पहुंच सकें। ये नहीं हो कि पीटी निकला, मेंस निकला और लटक गए 1-2 नंबर के लिए। तो याद रखिएगा थोड़ा इस बात को। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा भारत में जन्म लेने वाले बच्चे। तो भारत में जन्म लेगा तो कौन सा नागरिकता हो जाएगा जी? जन्म से। कौन हो जाएगा? जन्म से ना। दूसरा, विदेशों में भारतीय माता पिता के बच्चे, विदेशी जो भारत में आवेदन करते हैं सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? जन्म से बताए हैं, वंशानुक्रम से बताए हैं, प्राकृतिकरण से बताए हैं, लेकिन संपत्ति अधिकरण से नहीं बताए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 3 तरीका यहाँ दिया हुआ है। 2 तरीका कौन कौन सा? एक याद रखिएगा, जन्म से, वंशानुक्रम से, प्राकृतिकरण से। एक हो जाएगा पंजीयन से, पंजीकरण से, और एक हो जाएगा भू अर्जन के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 9 के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में उन व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। बिल्कुल सही। जो किस आर्टिकल में है जी? अनुच्छेद 6 में। 26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवासित थे, ये भी सही है, अनुच्छेद 5 में। भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अनुच्छेद 7 में, लेकिन पाकिस्तान से पुनः आ गए थे। विदेशों में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 8। क्लियर? तो इन सभी का प्रावधान है कि अनुच्छेद 5 में पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 5 में हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित है जो 26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवासित थे। यह कौन सा आर्टिकल हो जाएगा जी? यह अनुच्छेद 5 हो जाएगा। पाकिस्तान से भारत आए थे, तो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा। भारत से पाकिस्तान चले गए तो अनुच्छेद 7। तो क्लियर? विदेशों में रहते हैं तो अनुच्छेद 8। तो मैंने एक एक अनुच्छेद कराया। तो देखिए जैसे कराए हैं सेम टू सेम प्रश्न आ रहा है, और इसी तरह एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जिससे आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अवश्य करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन अनुच्छेद 6 तो हो जाएगा, पाकिस्तान से भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित है जो, अनुच्छेद 7 क्या बताए? अनुच्छेद 7 जो पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से पुनः भारत आया, तो वह हो जाएगा पाकिस्तान से 26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवासित थे, अनुच्छेद 5। देखिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। पाकिस्तान से भारत आए थे, अनुच्छेद 6। भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अनुच्छेद 7, लेकिन पाकिस्तान से भारत आए थे। विदेशों में रहते हैं तो 8। क्लियर? तो इसका सही आंसर 7 पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रवासी नागरिक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए भारत में नागरिक जो है 3 प्रकार के, एक जो है भारतीय नागरिक तो हो गया, एक होता है प्रवासी नागरिक, प्रवासी नागरिक, एक होता है भारतीय मूल का नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक, और एक होता है समुद्र पारिया नागरिक। तो अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। तो प्रवासी जो लंबे समय तक भारतीय व्यक्ति विदेशों में रहते हैं उसे प्रवासी कहते हैं। इसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं क्योंकि ये भारत का नागरिक होता है। भारतीय मूल का जो पहले इसका पूर्वज भारतीय था लेकिन अभी भारत से बाहर रह रहा है, किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, ये हो गया। और इसमें आ जाता है कि उस समय नागरिक रहने योग्य था, वो विभाज्य भारत का अंग का व्यक्ति था और भारत से बाहर रह रहा है, समुद्र पारिया। लेकिन अब इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है। तो यह जो अधिनियम आया था प्रवासी नागरिक अधिनियम, यह आया था वर्ष 2005 में, और यह आया था LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। LM सिंघवी समिति की
सिफारिश पर, याद रखिएगा। तो जैसे प्रवासी को सभी अधिकार, भारतीय मूल के व्यक्ति को, इसके लिए तो वीजा की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि भारतीय नागरिक ही है, भारतीय मूल का है, तो विदेश का नागरिकता ये ग्रहण कर लिया है, तो इसको वीजा का आवश्यकता होगा, इसको जीवन पर्यंत वीजा का आवश्यकता होगा नहीं होगा, ठीक। इस याद रखिएगा। इसको वोट देने का अधिकार होगा, इसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इसको वोट देने का अधिकार होगा। उसके बाद देखिए इसको जो है संपत्ति को सबको रखने का अधिकार होगा। उसके बाद जो है तो और भी सारे पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। तो ये याद रखिएगा पहले कि प्रवासी नागरिक अधिनियम 2005 में आया था, और यह जो है किस समिति की सिफारिश पर, LM सिंघवी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, किस समिति की सिफारिशों पर भारत का प्रवासी नागरिक योजना शुरू की गई थी? जस्ट अभी मैंने कराया, क्या हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। फजल अली आयोग किससे संबंधित थे? राज्यों के पुनर्गठन से, राज्यों के पुनर्गठन से। इसका गठन हुआ था 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग। धर आयोग या भी राज्यों के पुनर्गठन से 1948 में सबसे पहले इसी का गठित हुआ था। JBP समिति, इसका भी गठित हुआ था 1948 में ही। तो ये देखिए धर आयोग और JBP समिति ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन फजल अली आयोग जो है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ भाषा को नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है? भारत में रहने का अधिकार, भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, गैर कृषि भूमि खरीदने का अधिकार। तो यहाँ कह रहा है भारत का प्रवासी नागरिक, भारत में रहने का अधिकार, भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं? तो भारत में रहने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, गैर कृषि भूमि का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए कि वोट नहीं दे सकता है, ठीक, वोट नहीं दे सकता है, OCI वाला, ठीक। एक होता है जो है कि एक OCI बताए, एक जो है दूसरा अति बताए थे मूल का, तो उसमें जो है इसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रवासी नागरिक OCI कार्ड धारक को भारत में डैश के पंजीकृत किया जाता है? तो यह होता है किसके लिए? आजीवन वीजा के लिए, आजीवन वीजा के लिए OCI को बताए थे हमने, OCI को मैंने बताया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? तो 3 देश बताए थे, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन धर्मों के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, 6 को। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का, नागरिकता अधिनियम 1955 में अंतिम बार संशोधन कब किया गया? तो अंतिम बार संशोधन कब हुआ? तो 2019 में, 2019 में। तो चलिए इस तरह से नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट होता है। और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रहा हो, तो इसे शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।